Hello student, today we will discuss about the Indus Valley Civilization. Myself अशफाक अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी के लिए हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके पहले पॉइंट को, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग करते हैं तो हम उससे पहले देखते हैं कि ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो सबसे पहले भारत के अंदर पाई गई और सिविलाइज्ड थी। सिविलियंस यहाँ पे सिविलाइज थे। जब सिविलाइज्ड होंगे तो ही हम उसको सिविलाइजेशन कहेंगे। इसके पहले का जो मानव था वो आदि मानव था। देखो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। इंडस वैली के पहले जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? पाषाणकालीन सभ्यता। मनुष्य पत्थरों के उपकरणों पर आधारित था, या मनुष्य जिन उपकरणों का यूज करता था वो पत्थर के थे, और पत्थर के बाद में जो उपकरण यूज किए गए वो तांबे के यूज किए गए, और तांबा और टिन मिलकर एक धातु बनती है जिसका नाम है कांसा। जैसे आप कांस्य पदक कहते हो, वो कांसा धातु का बनता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये कांसा बहुतायत में पाया गया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम सबसे पहले जिस चीज को पढ़ेंगे वो है इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? इसके परिचय को पढ़ेंगे। ये सभ्यता कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई, किसने की, कब की, कहाँ से की, सबको पढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के बारे में जानें तो उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। तो उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। उस व्यक्ति का क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। यही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, इस लोकेशन में कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी, सबसे पहले बताने का कार्य। उसके बाद में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन इनका नाम था। ये लोग 1853 या 56 इस टाइम पीरियड के बीच में एक रेलवे लाइन डाल रहे थे लाहौर से कराची के मध्य, और इस समय इन्होंने मजदूरों को एक टीले पर ईंटें लेने भेजा। और जब वहां पर जाकर देखा तो वहां से कुछ ऐसे अवशेष मिले उस रेलवे लाइन को बिछाते समय, जब इनको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी जहां पर लोग बसे। तीसरा नाम जिस व्यक्ति का आता है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। यही वो व्यक्ति है जिसके आने के बाद हमें ऐसा लगा कि वास्तव में यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी, क्योंकि ये व्यक्ति उस स्थान पर जाकर 3 बार वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर चीज़ों की खोज करता है कि यहाँ कुछ ना कुछ रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में ASI की स्थापना करते हैं। अब ये ASI क्या है भाई? व्हाट इज ASI? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। क्या कहते हैं इसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका एस्टैब्लिशमेंट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो फाउंडर था, जो जनक था, कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये सवाल कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया डायरेक्टली फैक्चुअल में कि एसआई की स्थापना किसने की थी, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो नाम आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इस अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद
हम जिस व्यक्ति की बात करते हैं ये, और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके समय पर ये घोषणा की गई कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है। इनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल कब? 1921 में एक स्थान खोजा गया जिसका नाम था हड़प्पा, और 1922 में एक स्थान खोजा गया जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और इन्हीं के निर्देशन में इन दोनों स्थानों पर उत्खनन किया गया, इन्हीं के निर्देशन में इन दोनों स्थानों को खोजा गया, और इन्होंने ही 1924 में घोषणा की कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की खोज कर दी है। 1924 के अंदर उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल, और उस समय पर एएसआई के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। तो नाम किसका आता है कि हाँ भाई, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में की गई, तो नाम आएगा जॉन मार्शल। किसने की थी? तो 1921 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इस व्यक्ति के नेतृत्व में इस स्थल को खोजा गया। दयाराम साहनी, हम डिटेल से आगे देखेंगे सब चीज़ों को। और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। इन्होंने किसको खोजा? मोहनजोदड़ो को खोजा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश होती। अब सिविलाइजेशन की शुरुआत इन लोगों ने कर दी खोजने की, चाहे अलेक्जेंडर कनिंघम हो, चाहे जॉन मार्शल हो, चाहे बर्टन बंधु हो, चाहे दूसरा नाम जिसको हम बार बार देखते हैं चार्ल्स मेसन। सॉरी, सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा वो चार्ल्स मेसन था। 1829 के समथिंग इस व्यक्ति ने कह दिया था कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है। आगरा के अंदर रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप पे पदस्थ था और वहाँ से सिविलाइजेशन की खोज करने के लिए निकला था। अब इस मैप के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया का। तो आप देख रहे होंगे ये रहा हड़प्पा। सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा। देखो, दुनिया की तीसरी सभ्यता थी जो खोजी गई इस समय पर। इसके पहले कौन कौन सी सभ्यताएं खोजी जा चुकी थी? तो मेसोपोटामिया ये दजला और फरात नदी के किनारे पर पाई गई, और एक थी मिस्र की सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं खोजी जा चुकी थी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन जो खोजी गई वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी। मतलब प्रथम शहरी, या फिर हम इसे कह सकते हैं नगरीय सभ्यता। प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता। रूलर सभ्यता नहीं थी, रूलर सिविलाइजेशन नहीं थी। यहाँ पर जो साइट्स थी वो ज़्यादातर गांव थे, लेकिन यहाँ से जो नगर मिले वैसे नगर पूरी दुनिया में किसी सिविलाइजेशन से नहीं मिले थे अब तक। तो पहली प्रथम शहरी या नगरीय सभ्यता हम किसे कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता। इसी सभ्यता को दूसरे जिस नाम से जाना जाता है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों जाना जाता है? उसका रीज़न है भाई, देखो ये बहुत सारे नाम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय पर कांसे का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। इंडस वैली के टाइम पे कांसे का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया, इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया? कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? और सबसे रिलेवेंट नाम भी इसका यही है क्योंकि इस सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली साइट खोजी गई या सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वो था हड़प्पा। और जो स्थल सबसे पहले जिस सिविलाइजेशन का खोजा जाता है उसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता
और जिस नाम से हम इसे पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, वो क्यों पढ़ा? तो आप जब देखोगे ये रिवर यहाँ से निकलती है, इंडस रिवर, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। इस इंडस रिवर के आसपास ही आपको सारे जो स्थल हैं वो दिखाई देंगे। तो इंडस रिवर के आसपास ही इस सभ्यता की साइट्स खोजी गई, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 3-4 नाम हमने इसके देखे। पहला हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है, नगरीय सभ्यता इसको कहा जाता है, काशीयुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। किसी भी सिविलाइजेशन के एस्टैब्लिश होने के लिए ऐसा नहीं कि एकदम से कोई सभ्यता बन गई और एकदम से कोई सभ्यता खत्म हो गई। इस सभ्यता के बनने की स्टार्टिंग हुई, फिर ये मेच्योर फेज पर पहुंची और लास्ट में इसका डिक्लाइन हुआ। तो हम जिस नक्शे को सामने देख रहे हैं वो इसका मेच्योर फेज था। इस एरिया से लेकर ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया किसका था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। आगे हम बढ़ेंगे, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। देखो ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो, दोनों ही साइट्स वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। चाहे आप हड़प्पा को लो, चाहे आप मोहनजोदड़ो को लो, दोनों वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। दोनों पाकिस्तान के अंदर स्थित। क्योंकि 1947 में जब डिवाइडेशन हुआ तो एक भी ऐसी साइट नहीं थी जो इंडिया में हो। सारी साइट्स कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। और उस समय पर हर एक चीज़ का बंटवारा किया गया, हर एक चीज़ का, हर एक एविडेंस, हर एक जो चीज़ यहाँ से मिली थी वो सभी हमको किसको देनी पड़ी? पाकिस्तान को। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हमने खोजी, इतनी मेहनत हमारे द्वारा की गई, और लास्ट में जाकर कौन ले गया इसको? पाकिस्तान। तो दिमाग तो खराब होना ही है। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो 1947 के अंदर जैसे ही डिवाइडेशन हुआ, हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग वैसे ही खराब हुआ। जितने भी आर्कोलॉजिस्ट थे सबका दिमाग खराब। उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप लेके जाना ले जाओ, मना भी नहीं कर सकते कि जो एरिया था पूरा वो पाकिस्तान के अंदर था। हमने 1947 के अंदर ही खोज करना स्टार्ट किया और पहला स्थल खोज के दिखा दिया पाकिस्तान को, रोपड़। पहला स्थल कौन सा खोजा? रोपड़। और इसके तुरंत बाद 1951 में 52 में अमलानंद घोष एक व्यक्ति हैं, बहुत फेमस पर्सन है, उनके द्वारा दूसरा स्थान खोजा गया, कालीबंगा। किसको खोजा? कालीबंगा। और जैसे ही कालीबंगा की खोज होती है, एसएन सेन एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा पाकिस्तान वालों से कि भैया हमने जितना आज तक खोजा था ना और जितना हमने खोया है, उस सबसे ज़्यादा हमने पा लिया किसको पाकर? कालीबंगा को पाकर। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि कालीबंगा एक ऐसी साइट थी जहां पर से हमें प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा। अब आपको के सर ये क्या है? देखो, किसी भी सिविलाइजेशन के 3 फेज होते हैं। एक उसकी स्टार्टिंग, एक उसका मेच्योर फेज यानी जहां पर वो पूर्ण रूप से डेवलप हो गई है, एक जहां पर उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। तो कालीबंगा एक ऐसी साइट थी जहां से तीनों के साक्ष्य मिले। जब हड़प्पा बनना स्टार्ट हुई तो भी कालीबंगा था, हड़प्पा जब विकसित हुआ तो भी कालीबंगा था, और जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ, जब हड़प्पा खत्म होने पर आई, तब भी कालीबंगा स्थल स्थित था। और इसी वजह से एसएन सेन ने कहा था कि पाकिस्तान वालों से कि भैया हमने जितना तुम्हें दिया है ना, उससे ज़्यादा हमने केवल एक साइट में पा लिया। और आज भी पाकिस्तान के अंदर वही साइट हैं जो हमने उनको दी थी, एक भी नई साइट नहीं खोजी गई। और वहीं हमने 500 से 600 ऐसे स्थल खोज दिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या रखते हैं? ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से उनका लिंक है। जैसे हमने रोपड़ खोज दिया, कालीबंगा खोज दिया, उसके बाद हमने धोलावीरा खोज दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। किसकी टाउन प्लानिंग? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मैं इसको शॉर्ट में IVC भी कह सकता हूँ, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। दुनिया में आज तक जितनी सिविलाइजेशन खोजी गई, ऐसी टाउन प्लानिंग किसी में नहीं देखी गई। क्यों भाई, ऐसा क्या था यहाँ पर? तो देखिए,
टाउन प्लानिंग में सबसे पहले हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन। सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन में क्या था भाई? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन है इस सभ्यता में। पहला, सड़कें समकोण पर काटती हैं, मतलब समकोण पर काटती हैं। जैसे आज आप रोड्स देखोगे, जब रोड को आप देखते हो तो रोड कैसे बने होते हैं? इसी तरीके से उस समय पर रोड्स बने हुए थे। अब इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये ग्रिड पैटर्न में होगा, तो इसको ग्रिड पैटर्न भी कहा जाता है भाई, ऐसी बात नहीं, ग्रिड पैटर्न भी इसको कहा जाता है। तो सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। नेक्स्ट बात ये थी, जो शहर थे, शहर दो भागों में विभाजित थे, दो भागों में विभाजित थे। अब दो भाग कौन कौन से? ज्यादातर शहर दो भागों में विभाजित थे। आपके सामने शहर के दो भाग दिए गए। आप जब इस भाग को देखोगे तो ये भाग है पश्चिमी, और जब आप इस भाग को देखोगे तो ये भाग है पूर्वी। नीचे वाला भाग होगा पूर्वी और ऊपर वाला भाग होगा पश्चिमी। ये भाग होगा छोटा। कैसा होगा? छोटा। ये भाग होगा दुर्गीकृत, और इस भाग में लोग रहेंगे अभिजात वर्ग के, या फिर हम कहें कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पर रहेंगे। अभिजात, या फिर हम कह सकते हैं कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि जब हम यहाँ पर आते हैं समतल भाग में, तो ये भाग होगा बड़ा, कंपैरेटिवली कैसा होगा? बड़ा। यहाँ पर कौन लोग रहेंगे? यहाँ पर जन सामान्य लोग रहेंगे। कौन रहेंगे? जन सामान्य। और यहाँ पर होगी कृषि, और यहीं पर होगा पशुपालन। ठीक। छोटा भाग दुर्गीकृत भाग, अभिजात वर्ग यहाँ पर रहेगा, कुलीन वर्ग यहाँ पर रहेगा। बड़ा भाग जहाँ पर जनसामान्य लोग रहेंगे, हम जैसे मिडिल क्लास लोग रहेंगे, और कृषि यहाँ पर की जाएगी और पशुपालन यहाँ पर किया जाएगा। तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहली बात, सड़कें समकोण पर काटती हैं। सड़कें बिल्कुल लेवल से बनी हुई थी। छोटी सड़क होती थी, फिर बाद में बड़ी सड़क होती थी, उसके बाद बड़ी सड़क होती थी। जिस तरीके से वर्तमान में है, छोटी सड़क होती है, फिर स्टेट हाईवेज होते हैं, फिर नेशनल हाईवेज होते हैं। इस तरीके से यहाँ भी था। हर एक शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक पूर्व और एक पश्चिम। पूर्वी भाग दुर्गीकृत था, चार दीवारी से घिरा हुआ था। पश्चिमी भाग भी चार दीवारी से घिरा हुआ था। पूर्वी भाग में जनसामान्य लोग रहा करते थे, बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, कृषि पशुपालन यहाँ पर होते थे। छोटे क्षेत्र जो है दुर्गीकृत, ऊपर टीले पर बना होता था, और वहां पर एलिट क्लास के लोग रहते थे, बड़े लोग रहा करते थे। दुर्गीकृत भाग हुआ करता था। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। इसका रीजन क्या था भाई? ऐसा माना जाता है कि जो मर्चेंट या व्यापारी जो शहर थे, उसके अंदर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। बाकी जितने भी थे, देखो किस तरीके से दरवाजे हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं। देखो इस तरीके से घर होते थे, सीक्वेंस में घर होते थे भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई कोई घर कहां बना दिया। तो ये मेन रोड है, ये यहां पर इसका बैक होता था। इस यहां पर एक छोटी गली होती थी, और छोटी गली होने के बाद में यहां पर क्या बनाए जाते थे? दरवाजे बनाए जाते थे। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली सड़क पर नहीं जा सकता। इस तरीके से यहां पर दरवाजा नहीं था कि यहां खुलते सामने सड़क हो, गली के अंदर दरवाजे बनाए गए थे। एकमात्र एक ऐसा स्थल है जिसका नाम है लोथल। ये एकमात्र स्थल था जहां पर यहां पर दरवाजे
मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, खुलते थे। बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट में, किसी भी स्थल पे दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुले। नेक्स्ट, हाँ भाई, ईंटों को देख लेते हैं। ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया, जैसा आपके सामने दिया गया है। ये ईंटें कैसी हैं? ये ईंटें हैं पक्की, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कुछ कच्ची ईंटें भी मिली हैं, वो कहां से मिली हैं? कालीबंगा से। क्यों मिली कालीबंगा से? अब रीजन क्या है, मैंने आपको बताया, कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहां से प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो कच्ची ईंटें मिली हैं वो साक्ष्य हैं, एविडेंस है प्राक हड़प्पा के, जब हड़प्पा की शुरुआत हो रही थी। लेकिन जब हम विकसित हड़प्पा को देखते हैं तो उस समय पर पूर्ण रूप से पकी ईंटों का यूज किया गया, और ईंटों का अनुपात भी, चलो अनुपात भी लिखा ही देता हूं मैं आपको। अनुपात 4:2:1 था। ये पूछ लिया गया कई बार आपके एग्जाम्स में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटें मिली उनका रेशियो क्या था, उनका अनुपात क्या था? तो 4:1:4:2:1 इनका अनुपात। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर है चित्र, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम, ये जो एरिया है, देखो, जल निकासी व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। दुनिया के अंदर कहीं पर भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया जैसा ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। रीजन, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। नालियां, हर घर के अंदर नालियां हुआ करती थी, हर घर के अंदर नालियां पीछे के साइड हुआ करती थी, बाहर नाली से पानी निकल कर जाता था, वो नालियां ढकी हुआ करती थी। एक थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन नालियों के अंदर एक गड्ढा आता था, वहां पर कचरा जमा होता था, उसके बाद पानी आगे निकल जाता था। हर तरीके से, जैसा आज हम सीवरेज सिस्टम देखते हैं, सीवरेज सिस्टम देखते हैं ना कि हम किस तरीके से हमारे घर का जो पानी है वो सीवर के माध्यम से बाहर जाता है, उसी तरीके का पूरा सिस्टम इस समय पर था। तो जल निकासी व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जल निकासी व्यवस्था थी। नालियां ढकी होती थी। नालियां कैसी थी? ढकी होती। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर में कुएं पाए गए। कुएं पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? कुएं पाए। यानी हर एक व्यक्ति, अब और देखो, घर ऐसा नहीं होता था, अगर मैं आपको बताऊं तो घर के अंदर बेसिकली 2-3 कमरे हुआ करते थे, रसोई हुआ करती थी, चौक हुआ करता था, और बीच के अंदर एक कुएं का इंतजाम भी वहां पर किया जाता। तो हर एक घर के अंदर जल की व्यवस्था की गई थी। यह आप जो चित्र देख रहे हो ये मोहनजोदड़ो शहर का है। किसका है? मोहनजोदारो। ये एरिया आपको दिखाई देगा पश्चिम का, और ये एरिया आपको दिखाई देगा पूरब का। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पूरब का एरिया था वो बड़ा होता था, आपके सामने है। यहाँ पर जनसामान्य लोग रहते थे, मतलब हम जैसे लोग रहा करते थे, मिडिल क्लास लोग रहा करते थे, लेबर क्लास लोग रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पर एलिट क्लास लोग रहते थे।
उच्च कुल के अमीर लोग, पैसे वाले, अंबानी अडानी जैसे लोग थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है। और जैसे टीचर हुए, स्टूडेंट्स हुए, लेबर्स हुई, छोटे मोटे बिजनेसमैन हुए, ये लोग यहाँ रहा करते थे। यहाँ पर अधिकारी लोग, आईएएस आईपीएस ऑफिसर यहाँ रहते थे, पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ रहते थे, सेनापति वर्ग के लोग रहते थे। वैसे सेनापति होता नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ से युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले। कहा जाता था कि ये लोग बहुत शांति प्रिय थे। रीज़न है उसका, युद्ध इसलिए नहीं होते थे क्योंकि हथियार नहीं थे। और हथियार क्यों नहीं थे? क्योंकि लोहा नहीं था। देखो, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे स्टार्टिंग से, तो हर एक चीज़ के पीछे आपको लॉजिक मिलेगा कि कौन सी चीज़ क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसकी एब्सेंस थी, इस वजह से नहीं हुई। युद्ध इसलिए नहीं हुए, लड़ना कौन नहीं चाहता? अरे संघर्ष किसको पसंद नहीं है? ये स्वराज, ये क्या कहते हैं उसको, साम्राज्य किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। तो लड़ना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। लाठी डंडों से लड़ोगे क्या? हथियार स्टार्ट हुए वैदिक एज में, जब लोहा आया। और वैदिक एज में भी, उत्तर वैदिक एज के अंदर हथियारों की पर्याप्तता हमें मिलेगी। वैसे इंडस वैली के जस्ट बाद जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, तो ऋग्वैदिक काल के अंदर हम एक युद्ध का वर्णन करेंगे जिसका नाम था 10 राज्य युद्ध, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिसका वर्णन किया गया। पहला ऐसा युद्ध था जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं मोहनजोदड़ो पे। इस तरीके की टाउन प्लानिंग थी, बेहतरीन तरीके से टाउन प्लानिंग आपके सामने दी गई है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? आर्थिक स्थिति। किसको पढ़ेंगे भाई? आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिकली सिचुएशन कैसी थी? तो सबसे पहली चीज, यहाँ के लोग, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? कृषि। लोग किस पर आधारित थे? लोग किस पर बेस्ड थे? कृषि पर बेस्ड। अब कौन सी फसलें मुख्य थी? तो वही गेहूं, जो, चना, सरसों, ये मुख्यतः फसलें मानी गई। जिस फसल के शाख से हमें नहीं मिलते हैं, चावल व बाजरे के शाख से बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अब चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल का जो साक्ष्य मिला है, थोड़ा बहुत या फिर 2-5 दाने जो मिले हैं, चावल के साक्ष्य लोथल। ये सवाल कई बार पूछ लिया गया आपके कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल व चावल की भुस्सी। अब भुस्सी समझते हो आप? चावल की भुस्सी, आटा छानने के बाद जो बच जाता है ऊपर का, उसे कहते हैं हम भुस्सी। तो चावल की भुस्सी कहाँ से मिली है? रंगपुर नामक स्थान से मिली। कहाँ से मिली भाई? रंगपुर नामक स्थान से मिली। चावल मिल गए, चावल की भुस्सी मिल गई। अब आगे, ये हुई इनकी कृषि पर बात। लेकिन आगे हम बात करें तो कृषि के बाद में व्यापार जो था, आर्थिक व्यवस्था को जब हम देखें, व्यापार जो था जलीय भी था और स्थलीय भी था। अब जब मैं जलीय व्यापार की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि व्यापार घरेलू भी था और विदेशी भी था। सोचिए, इस समय पर हम विदेशी व्यापार कर रहे थे। आज से 2250 से 1750 का मेच्योर टाइम माना जाता है। 2000 साल आज निकल गए। लगभग 4 से 4,500 साल पहले ये सभ्यता इस तरीके से बसी, आज के 4,500 साल पहले। सोचिए, आज हम जिन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं वो चीज़ें इन लोगों ने उस समय पर उपभोग करके छोड़ी। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ से बात करें, व्यापार देखिए, इस सागर से होते हुए, यहाँ पर होते हुए ये मेडिटेरियन सी तक होता था। यहाँ तक व्यापार आपको देखने को मिला। क्योंकि हमारा जो विदेशी व्यापार था वो 2 जगह होता था, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में और एक मिस्र की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको यहीं दिखाई देगी, यहीं पर, और मिस्र की सभ्यता भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम दोनों तरह के व्यापार करते थे।
कौन कौन से? एक स्थलीय और एक जलीय। चलो इसमें लिख देता हूं मैं, स्थलीय व जलीय दोनों तरह के क्या किए जाते थे? व्यापार किए जाते थे कि व्यापार होते थे। ठीक, दोनों तरह के व्यापार यहां पर किए गए थे। अब हम पीछे चलते हैं एक बार। नगर नियोजन हो गया। यहां पे हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति कैसे। देखो इस समय पर साम्राज्य में चीजें बटी हुई नहीं थी। साम्राज्य में चीजें बटी नहीं थी, एक सिविलाइजेशन थी नॉर्मल, कोई राजा नहीं था, कोई सेनापति नहीं था, कुछ भी चीजें नहीं थी। तो राजनीतिक व्यवस्था, ज्यादातर जानकारी का क्या है? अभाव है। दूसरी बात, संभवतः यानी माना गया संभवतः पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। ठीक, दो ही चीजें इसके अंदर, जानकारी का अभाव हमें यहां से मिलेगा। दूसरी बात, माना गया कि जो पुरोहित वर्ग है उस पुरोहित वर्ग का यहां पर शासन रहा होगा। सामाजिक स्थिति, भाई समाज जो है मात्र सत्तात्मक आदत आएगा भाई, राइट। हिंदी मात्र सत्तात्मक परिवार था। कैसा परिवार था? मात्र सत्ता, पहली बात। दूसरा, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार थे। कैसे परिवार थे? संयुक्त परिवार। तीसरी बात, समाज के अंदर तीन तरह के समाधान, चलो लिख देता हूं, तीन तरह के समाधान का प्रावधान था। किसका प्रावधान था? तीन तरह के समाधान का प्रावधान था। अब तीन तरीके से कैसे शवों को अंतिम संस्कार किया जाता था भाई? तो पहले की बात करें तो आंशिक समाधान। पहले की बात करें तो किस तरीके का? आंशिक समाधान। दूसरे की बात करें तो पूर्ण समाधान। और तीसरे की बात करें तो दाह संस्कार। दाह संस्कार। आंशिक समाधान में यह होता है कि शव को जंगल में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के खाने के लिए। जब उसका केवल स्कल बचता है, हड्डियां बचती हैं, तो उनको समेट कर फिर कब्र में दफना दिया जाता है। पूर्ण समाधान क्या होता है? जैसे कि जैसे मुर्दा है उसको कफन में लपेटा और उसको कब्र में दफना दिया। दाह संस्कार आप जानते हो किस तरीके से किया जाता है। तो इन तीनों पद्धति के यूज किया गया था किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के अंदर। ठीक, मात्र सत्तात्मक परिवार थे। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलता है कि उस समय पर जो मूर्तियां मिली वो मात्र देवियों की ज्यादा मिली। तो ऐसा माना गया कि लोग किस पर डिपेंडेंट थे या लोग किसको ज्यादा मानते थे? तो मात्र देवियों को ज्यादा मानते थे। धार्मिक स्थिति, बहुदेववाद में विश्वास करते थे। बहुदेववाद में विश्वास करते थे। कैसे पता चला? क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं करते थे। मात्र देवियों की मूर्तियां मिली हैं। मात्र देवियों की जो मूर्तियां हैं, देवियों की मूर्तियां अधिक मिली हैं या ज्यादा मिली हैं? अधिक मिली हैं। भाई जादू टोने में विश्वास करते थे ये लोग। किस में विश्वास करते थे? जादू टोने के अंदर भी विश्वास किया करते थे।
ये जो मूर्ति आपके सामने दिख रही है, ये आदि शिवा की मूर्ति के रूप में इसको दिखाया गया है। जादू टोने में विश्वास करते थे, इसका पता कैसे चला? जादू टोने में, क्योंकि यहाँ से तावीज़ मिला है, विश्वास करते थे। यहाँ से स्वास्तिक व ताबीज़ मिला है। क्या मिला है भाई? ताबीज़ मिला। स्वास्तिक और ताबीज़ के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि लोग जादू टोने में विश्वास किया करते होंगे। इसके बाद धार्मिक स्थिति की बात करें। धार्मिक स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि पुरुष देवताओं का वर्चस्व नहीं था। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है, मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, परंतु क्या नहीं मिला? मंदिर नहीं मिला है। मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर नहीं मिले, मूर्तियां मिली हैं। हाँ, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिससे यज्ञ का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाई मूर्तियां मिली हैं, मंदिर नहीं मिला। हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो मंदिर नहीं थे, जो धार्मिक पद्धति थी वो यज्ञों के माध्यम से की जाती थी, अग्नि वेदिकाओं के माध्यम से की जाती थी। पशु और पक्षियों की भी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। पशु व पक्षियों की पूजा की जाती थी। जैसे आज हम पीपल की पूजा करते हैं, उसमें भी पीपल क्या था? इम्पोर्टेंट पेड़ था। पक्षियों की पूजा आज हम करते हैं, पशुओं की पूजा भी आज हम गाय की पूजा करते हैं, उस समय पर नहीं की जाती थी। दूसरे पशु की जाती थी। जो एक सींग वाला आपको बैल दिख रहा है, उसकी पूजा की जाती थी। कुबड़ वाले बैल की जाती थी। ये पवित्र पशुओं के रूप में समय पर माने जाते थे। लिपि, स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो लिपि मिली है वो इस तरीके की लिपि मिली है। देखो सामने आपके जो दे रखी है, ठीक है। लिपि, स्क्रिप्ट, इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि इसमें अक्षर नहीं मिले हैं, इसके अंदर जो हमें मिले हैं चिन्ह मिले हैं, चित्र मिले हैं, और इन चित्रों के माध्यम से हमें लिपि को पढ़ना था, जिसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए, समझ ही नहीं पाए कि किस चित्र का क्या भाव है, कैसे पढ़ेंगे। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर लिखी गई है। इसे दूसरा नाम भी इसका, इसे बुस्तोफेदन लिपि भी कहते हैं। ये सवाल आ गया आपके। बुस्तोफेदन लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुस्तोफेदन लिपि भी कहते हैं। बुस्तोफेदन लिपि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस वजह से? क्योंकि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लिख रहे हैं बाएं से दाईं ओर, ये लिखी जाएगी इधर से इधर, ठीक। देखो इस लिपि का लिखने की स्टार्टिंग होगी ऐसे, फिर लिपि यहाँ से घूम जाएगी, फिर इस तरीके से लिखी जाएगी, फिर यहाँ से घूम जाएगी, फिर इस तरीके से लिखी जाएगी, और फिर यहाँ से घूम जाएगी, फिर इस तरीके से। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो।
इस तरीके से ये लिखी जाएगी। तो बुस्तोफेदन लिपि भी इसको कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि भी इसे कहा जाता है, और एक नाम और देते हैं इसको, गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। गोमूत्राक्षर लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोमूत्राक्षर लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। मूर्तिकला और मोहरें, इस समय पर जो ज़्यादातर मूर्तियां हमें मिली वो मिट्टी की मिली, उसके बाद कांसे की मिली। तो ज़्यादातर मूर्तियां, सर्वाधिक मूर्तियां कांसे व मिट्टी की थी, क्योंकि समय पर जो धातु यूज की गई वो धातु यूज की गई थी कांसा, और कांसे के पहले जो यूज की जाती थी मिट्टी यूज की जाती थी। तो मिट्टी और कांसे की मूर्तियां हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति यहां से मिली है, यहां से मिलती है। ठीक है, किसकी मूर्ति मिली है? पशुपति शिव की। ये मूर्ति मिली है हमें नटराजन की, इसको भी हम देखते हैं। मोहरें, देखो इस तरीके की मोहरें हमें सामने आपको देखने को मिलती हैं। ये जो मोहरें हैं ऐसी मोहरें मिली हैं, इसमें एक सींग वाले बैल का चित्रण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर इन मोहरों पर देखो आपको ये लिपि दिखाई देगी। तो ज़्यादातर जो अक्षर मिले हैं ना, ज़्यादातर जो लिपि लिखी गई है वो किस पर लिखी गई? मोहरों पर लिखी गई, और उन मोहरों के माध्यम से हमको समझना था, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कि कौन सा चित्र कहाँ पर किस भाव को दर्शा रहा है ये समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी इसको दिया गया है, तो दोनों जगह इसका भाव अलग अलग है। दोनों जगह इसके जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं वो अलग अलग है, इसलिए इसको समझ नहीं पाए। और इसलिए आज तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो अभिलेख हैं, जो लिटरेचर है, उसको पढ़ नहीं सके। इसलिए हम केवल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है, कि जो चीज़ मिली उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें ऐसे ऐसे रही हैं। पढ़ के हमें नहीं पता चला कि भाई ये चीज़ रही होंगी या नहीं रही होंगी, तो पढ़ नहीं सके, इसलिए जानकारी का अभाव हमेशा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मोहरों का सर्वाधिक यूज, देखें मोहरें बनाई क्यों जाती हैं? सील क्यों बनाई जाती हैं? सील का जो यूज किया गया व्यापार वाणिज्य के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था, किया जाता था। ठीक। दूसरा, ज्यादातर मोहरें बेलनाकार आकृति की मिली। कौन सी आकृति की? बेलनाकार। और लास्ट है इसका, लोथल से फारस की मोहर मिली है। मोहर मिली, लोथल से किसकी मोहर मिली? फारस की मोहर के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक साइट मानी जाती है, क्योंकि लोथल से हमें एक बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। और इस गोदीबाड़ा में हम देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जहाज़ों से आवागमन किया जाता था विदेशी व्यापार के लिए। ये देखिए, इस मैप को देखने की कोशिश कीजिए। मेलुहा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इंडियन ओशन
और यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मेसोपोटामिया, इजिप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन सी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, ये थोड़ा मैं गड़बड़ है। एक अभिलेख है, एक अभिलेख का नाम है मेलुहा अभिलेख, सॉरी सारगोन अभिलेख। मेसोपोटामिया से हमें एक अभिलेख मिला है, सारगोन अभिलेख। और इस अभिलेख में कहा गया, देखो किसी भी चीज़ के एविडेंस के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। इस सारगोन अभिलेख में कहा गया है, लिखा गया है कि हम मेलुहा से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया व्यापार करता था किससे? मेलुहा से। अब मेलुहा किसके लिए यूज़ किया गया? तो ये जो मेलुहा वर्ड यूज़ किया गया था, ये भारत के लिए यूज़ किया गया। मेलुहा किसके लिए? भारत के लिए। किसके लिए यूज़ किया गया? भारत के लिए। सारगोन अभिलेख से हमें जानकारी मिली कि भारत जो है मेसोपोटामिया से क्या करता था? व्यापार किया करता था। इसके बाद सर्वप्रथम विश्व में कपास की खेती भारत में की गई। भारत में की गई थी। कपास को यूनानी सिंडन के नाम से जानते हैं। सिंडन के नाम से जानते हैं। और कपास से ही कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सूती वस्त्र के सर्वप्रथम साक्ष्य IVC से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? IVC से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में भूल गया था, टाइम, काल जिसे। तो ज़्यादातर जगह पर या फिर 2350 से 1750 इसका मैच्योर पीरियड माना जाता है, विकसित सभ्यता का काल माना जाता है, जो ऑथेंटिक है। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम बताया, लेकिन जो ऑथेंटिक और जहाँ तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जिस आंसर को माना गया वो 2350 से 1750 माना जाता है। ये एक मैप और देखने को मिलेगा आपको। हाँ भाई, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, सतुद्री, विपासा, सरस्वती, ये सारी नदियाँ जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ थी। और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा। कौन देखने को मिलेगा? हड़प्पा। अब हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ? हड़प्पा का जब डिक्लाइन हुआ तो हड़प्पा केवल इतने से क्षेत्र में बसकर रह गए। इस तरीके से केवल इतना सा क्षेत्र हड़प्पा के डिक्लाइन में बचा। तो हम बात करेंगे पतन की। लास्ट जो बात है वो कि हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पा का पतन कैसे हो। तो हड़प्पा का पतन हुआ प्राकृतिक आपदा से। किससे हुआ? प्राकृतिक आपदा से। अब पंडित प्रोफेसर डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या डिक्लाइन बाढ़ के कारण हुआ था। अकॉर्डिंग टू कैनेडी और दशरथ शर्मा, कैनेडी और दशरथ शर्मा,
इन दोनों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ था। तो इस लेसन में हमने डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कौन सी उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, सोशल सिचुएशन कैसी थी, रिलीजियस सिचुएशन कैसी थी, कैसे स्क्रिप्ट हमें मिली, कैसे हमें मोहरें मिली, मोहरों का यूज़ क्या क्या था, कहाँ तक ये सिविलाइजेशन आगे जाकर अपनी टेरिटरी को बढ़ाती है और किस तरीके से सिविलाइजेशन का पतन होता है। इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश इसमें करते हैं। नेक्स्ट लेसन में जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी साइट्स को डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी साइट मिली और वो साइट कौन सी नदियों के किनारे पर मिली, किसने उसकी खोज की, कौन उसका एक्सप्रेशन करता है, उत्खनन करता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस लेसन में यहीं तक। ओके, थैंक यू।